हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे आवेशन की विधियाँ। ठीक है। तो आवेशन की तीन विधियाँ होती है, एक तो घर्षण, एक चालन और एक प्रेरण। ठीक है ना। तो पहली है घर्षण द्वारा आवेशन। अब इसमें देखो, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा या घर्षण किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण एक वस्तु पर धनावेश जबकि दूसरी वस्तु पर उतनी ही मात्रा में ऋणावेश उत्पन्न होता है। ठीक है ना। जितनी एक वस्तु पर जितना ही धनावेश होगा ना, दूसरी वस्तु पर उतना ही ऋणावेश होगा। अपन ने पढ़ा था कि आवेश होता है वो संरक्षित होता है। ठीक है ना। कुल आवेश, अगर इनको जोड़ोगे ना, कुल आवेश करोगे तो कुल आवेश का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जैसे कांच की छड़ से रेशम का कपड़ा। अब देखो, अपन ने पढ़ा था कि कांच की छड़ क्या हो रही थी, वहाँ पे पॉजिटिव हो रही थी, और रेशम का कपड़ा क्या हो रहा था? नेगेटिव हो रहा था। ठीक है ना। अब देखो, घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है ना। घर्षण के कारण क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा तापायनिक उत्सर्जन विधि से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये अपन आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, जो प्रकाश का विद्युत प्रभाव है ना। ठीक है ना। वो उसमें आएगा। मतलब कोई भी चीज़ हीट होती है तो वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर देती है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देती है? उत्सर्जन कर देती है। तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेगी तो वह वस्तु है क्या बन जाएगी? धनात्मक बन जाएगी। ठीक है। अब देखो, दूसरा है चालन विधि, चालन द्वारा आवेशन। इसमें देखो, जब एक आवेशित वस्तु को किसी निरावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हो तो निरावेशित वस्तु कुछ आवेश ग्रहण कर लेती है। आवेशन की इस विधि को चालन विधि कहते हैं। ठीक है ना। जैसे एक वस्तु आवेशित है, चाहे उस पर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। और दूसरी जो वस्तु है उस पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है ना। उस पर आवेश का मान क्या है? जीरो है। अगर दूसरे को एक साथ चिपका के रख दोगे या किसी वायर से जोड़ दोगे, ठीक है ना, तो जो निरावेशित वस्तु होगी ना, वो आवेशित वस्तु से कुछ क्या कर लेगी? इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण कर लेगी और या त्याग देगी। ठीक है ना। तो क्या होगा? आवेशित वस्तु अपना आवेश है ना, वो किसको दे देगी? निरावेशित वस्तु को दे देगी। ठीक है ना। और निरावेशित वस्तु भी क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी। ठीक है। इसमें देखो, धनावेश का प्रवाह है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ये याद रख लेना कि धनावेश है ना, वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गमन करता है, जबकि ऋणावेश इसका उल्टा होता है। ऋणावेश इसका उल्टा होगा, वो क्या करेगा? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर क्या करेगा? गति करेगा। ठीक है ना। अब देखो, आवेश का पुनर्वितरण या स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों गोलों पर विभव का मान समान न हो जाए। ठीक है ना। याद रख लेना, विभव का मान समान होना चाहिए, न कि आवेशों का। नहीं बोल दो कि आवेशों का मान समान होने पर वो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण बंद हो जाएगा, ये नहीं होगा। विभव का मान समान होना चाहिए। ठीक है ना। विभव समान होने पर क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाएगा, होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अब देखो, एक वस्तु है जिस पर नेगेटिव चार्ज है ए वस्तु पर, और बी है उस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है ना। ए पर नेगेटिव चार्ज है जिसको Q1 लिख दिया, और बी पर कोई चार्ज नहीं है, Q2 बराबर अपन 0 लिख दिया। अब दोनों को इसको चिपका दिया। ठीक है ना। दोनों को चिपका कर या संपर्क में लाकर फिर अलग अलग छोड़ दिया। अब देखो, पहली वाली वस्तु पर भी फर्क पड़ेगा आवेश पर, और दूसरी वाली वस्तु पर आवेश में फर्क पड़ेगा। ठीक है ना। इसके आवेश इधर हस्तांतरित होंगे तो उसके आवेश में कमी या अधिकता होगी, और दूसरी वस्तु में क्या होगी? कमी या अधिकता होगी। है ना। आगे इसको न्यूमेरिकल करेंगे तब स्पष्ट हो जाएगा ये। अब देखो, आवेश स्थानांतरण के बाद वस्तु पर उपस्थित आवेश उनकी धारिताओं के अनुपात में बढ़ता है। जिसकी धारिता ज़्यादा होगी उस पर उपस्थित आवेश का मान भी ज़्यादा होगा। यदि वस्तुएं गोले के रूप में हो तो आवेश उनकी त्रिज्याओं के अनुपात में बंटेगा।
शर्त होनी चाहिए कि दोनों गोले एक ही धातु के बने हो, ठीक है ना, दोनों गोले एक ही धातु के बने हो। अब धारिता, ठीक है ना, धारिता का नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उसमें पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन इसमें यार इतना ध्यान रख लेना कि धारिता होती क्या है। धारिता होती है किसी आवेश को धारण करने की क्षमता होती है ना, आवेश को धारण करने की क्षमता क्या होती है, धारिता होती है। ये इतना याद रख लेना, बाकी अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, अब उनको चिपका कर अपन अलग अलग छोड़ रहे थे, तो एक पर तो Q1 डैश चार्ज था और दूसरे पे Q2 डैश। ये कैसे आएगा, एक तो धारिता का अनुपात C यहाँ पे धारिता है, ठीक है ना, C1/C2 धारिता, और एक त्रिज्या के अनुपात में, त्रिज्या R1 और R2। अब देखो, यदि R1 और R2 दोनों बराबर हैं, यानी दोनों का आकार, दोनों गोलों का आकार क्या है, बराबर है, तो उन पर आवेशों का अनुपात भी क्या होगा, या आवेश ही दोनों पर क्या होंगे, बराबर बराबर विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। अब एक प्रश्न देखो, ए गोला है जो एक ही धातु से बना हुआ है, ठीक है ना। अपन इस न्यूमेरिकल में एक ही धातु से बना हुआ गोला लेंगे, अलग अलग धातुओं में अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, ए गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेमी, और इस पर आवेश का मान है 80 माइक्रोकुलाम, ठीक है। और दूसरा है बी, उसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेमी, और उस पर आवेश का मान कितना है, 0। अब दोनों को संपर्क में रखा और संपर्क में रख के इनको अलग अलग रख दिया, ठीक है ना। तो पहले पे Q1 डैश चार्ज है, दूसरे पे Q2 डैश, इनकी गणना करनी है अपने को। तो अपन ने अभी अभी एक नियम पढ़ा है ऊपर वाला, कि दोनों क्या है, त्रिज्याओं के अनुपात में बंट जाएंगे। एक तो इससे कर लेना, ठीक है ना, दूसरा भी तरीका है अपने पास, उससे भी करेंगे। एक तो त्रिज्या वाला सही रहेगा, त्रिज्या वाले से करके देख लो। देखो, Q1 डैश Q2 डैश और R1/R2, तो R1 का मान कितना है, 3 सेमी था, और R2 का मान 5 सेमी, तो 3/5 में, यानी 3:5 में वर्गीकृत हो जाएगा। अब देखो, कुल आवेश कितना है, 80 + 0, कुल आवेश कितना है ए और बी का, 80 + 0, यानी 80 माइक्रोकुलाम है। अब 80 माइक्रोकुलाम को 3:5 में विभाजित कर दो तो कितना हो जाएगा, 30:50 हो जाएगा, ठीक है ना। तो Q1 पर तो कितना आ गया, 30 माइक्रोकुलाम, और Q2 पर कितना आ गया, 50 माइक्रोकुलाम आ जाएगा। अब देखो, अब ये सूत्र है, ये भी याद रख लेना, कि मान लो जो दो गोले हैं जिनकी त्रिज्या दी हुई हो अपने को, तो उसको कैसे विभाजित कर रहे हैं। पहले तो जिस गोले पर अपने को आवेश याद करना है उसकी त्रिज्या को ऊपर रखेंगे, और दोनों की त्रिज्या को जोड़ के नीचे में भाग देंगे, और उसके गुणे में क्या लिखेंगे, कुल आवेश, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरे के लिए, ठीक है ना। इस तरीके से ऊपर वाला निकाल के देखना, ये वाला भी, ये सूत्र लगा के ना, ये वाला सूत्र लगा के ये निकाल के देखना, यही उत्तर आएंगे, सेम ही उत्तर आएंगे, ठीक है ना। अब ये देखो, ये सवाल देखो, इसमें ए गोला, उस पर क्या है, 100 माइक्रोकुलाम आवेश है, और बी पर क्या है, -40 कुलाम माइक्रोकुलाम आवेश है, और त्रिज्याओं का अनुपात अपने को दे रखा है, कितना है, 1:3 है। अब आप लोग इसको सोल्व करके बताओगे कि Q1 डैश पर कितना चार्ज होगा और Q2 डैश पर कितना चार्ज होगा, ठीक है ना। आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो या ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। देखो, 1:3 में बंट रहे हैं, तो पहले कुल आवेश अपने को जोड़ देना, 100, ये +100 के हैं और ये -40, ठीक है ना। तो 100 में से 40 गए, कितने बचे, घटाना नहीं है, ये 100 प्लस के ही ले रहा हूँ, ये माइनस का है ना, माइनस दोनों को जोड़ रहा हूँ, तो प्लस माइनस क्या होता है, एक दूसरे में घटते हैं। तो 100 में से 40 गए, कितने बचे, 60। अब 60 को 1:3 में विभाजित कर लो, तो कितना होगा, 60 को 1:3 में विभाजित करेंगे तो क्या होगा, 15 और 45 हो जाएगा। तो Q1 तो आना चाहिए 15, और Q2 कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है ना, प्रेरण द्वारा आवेशन, यह आवेशन की ऐसी विधि है जिसमें वस्तु को संपर्कित किए बिना ही उसे आवेशित किया जाता है, यानी दोनों को संपर्क में रखे बिना ही क्या कर सकते हैं, अपन उसको आवेशित कर सकते हैं। इसको बोलते हैं क्या, स्थिर वैद्युत प्रेरण। अब देखो, इसमें क्या होता है, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी निरावेशित वस्तु के नज़दीक लाया जाता है,
तो लाया जाता है, तो निरावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु की तरफ विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, जबकि दूसरी ओर इतनी ही मात्रा में समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। इस घटना को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। देखो, अपन ने एक गुणधर्म पढ़ा था आवेश का, कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश है ना, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और जो पॉजिटिव और माइनस है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है ना, इसमें यही है। अब देखो लो, ये पॉजिटिव छड़ है, ठीक है ना, ये क्या है, पॉजिटिव छड़ है, और ये जो गोला है इसके पास ये क्या है, निरावेशित है, इस पर कोई आवेश नहीं है। अब इस पॉजिटिव छड़ को इस गोले के समीप जैसे जैसे लाओगे ना, तो इससे निकलने वाले जो माइनस है ना, माइनस, ठीक है ना, यानी ऋणावेश, वो तो इसकी पॉजिटिव की तरफ आ जाएंगे आकर्षित होकर, और जो धनावेशित है ना, वो प्रतिकर्षित होकर इस गोले के दूसरे किनारे पे चले जाएंगे। ठीक है ना, ये देखो, समझ में आया क्या, ये पॉजिटिव है, ये माइनस को क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो दूसरी ओर क्या चला जाएगा, पॉजिटिव चला जाएगा। अब देख लो, अपने पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हम किसी गोले को पूर्णतः धनावेशित कर सकते हैं या ऋणावेशित कर सकते हैं, तो इसका उत्तर हाँ होगा। कैसे, देखो, ये अपन ने एक ए प्रयोग किया, ठीक है ना, एक गोला है, इसके पास अपन क्या है, पॉजिटिव छड़ लेके जा रहे हैं, तो नेगेटिव तो पॉजिटिव की ओर आ गया, और पॉजिटिव इसके विपरीत ध्रुव पे चला गया, यानी विपरीत दिशा में चला गया। अब देख लो, जो ये पॉजिटिव है ना, इनको क्या कर देते हैं अपन, ग्राउंडेड, ये ग्राउंडेड का निशान होता है। ग्राउंडेड मतलब ये सारा जो धनावेश है ना, पर पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है ना, पृथ्वी एक अनंत, पृथ्वी की जो आवेश की धारिता होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। यानी इसको कि इलेक्ट्रॉन दे दो, चाहे इसको इलेक्ट्रॉन इससे ले लो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, मतलब चाहे इसको धनायन दे दो चाहे ऋणायन दे दो, इसकी धारिता में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे इससे इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसकी धारिता अनंत होती है। ठीक है, अब ये देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव सारे क्या चले गए, ग्राउंड में चले गए। ठीक है ना, अब छड़ को यहीं पर रखना है एक बार। ठीक है, अब ये ग्राउंड को हटा लेंगे अपन। ग्राउंड को हटाने के बाद अब ये देखो, माइनस माइनस इधर रह गए, पॉजिटिव तो सारे चले गए। अब इस छड़ को हटा देंगे ना, तो ये माइनस माइनस पूरे गोले पर क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। ठीक है ना, इधर ये दूसरा प्रयोग रख रखा है बी वाला, इसके पास अपन माइनस लेके जा रहे हैं, तो पॉजिटिव देखो माइनस की तरफ आ गया, और माइनस है दूसरी तरफ चला गया। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव इधर रह गया, और ये माइनस ग्राउंडेड करके इसको पृथ्वी में भेज दिया गया। ठीक है ना, और फिर इसको छड़ को हटाने के बाद ये पूरा जो गोला क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब देखो, अपने को एक टॉपिक और पूछते हैं कि आवेश तथा द्रव्यमान में क्या अंतर है। ठीक है ना, आवेश और द्रव्यमान में अंतर। तो देखो, आवेश में देखो, इसका मान पॉजिटिव, नेगेटिव तथा जीरो भी संभव है, लेकिन द्रव्यमान का कभी भी नेगेटिव सुना है क्या, कि इसका द्रव्यमान नेगेटिव है, या -5 किलोग्राम है इसका द्रव्यमान, कभी नहीं सुना ना, तो इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा द्रव्यमान का। ठीक है ना, और आवेश का ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो संभव है। और दूसरा देखो, आवेश एक संरक्षित राशि है, मतलब कुल आवेश क्या रहता है, हमेशा नियत रहता है। ठीक है ना, कुल आवेश हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा, लेकिन द्रव्यमान कभी क्या है, संरक्षित नहीं रहता। आपने अभिक्रिया पढ़ी होगी क्या, उष्मा छेपी, उष्मा शोषी, कुछ द्रव्यमान उष्मा में उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है ना, अभिक्रिया पढ़ते हैं ना अपन, आइंस्टीन के वो समीकरण से अपन जो न्यूक्लियर में निकालेंगे द्रव्यमान में क्षति, ठीक है ना, तो इसका थोड़ा बहुत द्रव्यमान क्या है, ऊर्जा के अंदर खर्च हो जाता है, यानी द्रव्यमान पहले जितना नहीं रहता। ठीक है ना, आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। ठीक है ना, क्वांटीकृत मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या के पूर्ण गुणज में होती है, और द्रव्यमान का क्वांटा अभी ज्ञात नहीं किया गया। ठीक है, आवेश एक निरपेक्ष राशि है, यानी ये क्या है, वेग पर निर्भर नहीं करती। जितना विरामावस्था में जितना आवेश होता है उतना ही गति के दौरान आवेश होगा, लेकिन द्रव्यमान बदल जाता है। विरामावस्था में द्रव्यमान अलग होता है और गतिक में अलग होता है। और फिर देखो अगला, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। ठीक है,
धन्यवाद।